नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी, अगला कदम अगले कुछ दिन में तय करूंगा। जनता के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जाएगी। एंड आई एम श्योर तो हिमाचल लार्जर इंटरेस्ट of the organization of the party and the people of the state. What is the reason you have resigned? नहीं, मैंने बोल दिया कि इसलिए रिजाइन किया है कि जो परिस्थितियां आज प्रदेश के अंदर बनी हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इट इज़ नॉट राइट फॉर मी टू कंटिन्यू इन दिस गवर्नमेंट। पार्टी हाईकमान को भी मैंने उसके बारे में बात कहा है। बाकी जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। During your political career, will you remain a congressman or expecting to join? नहीं, I am there where I am, and in the times to come, I will hold due discussions and deliberations with my people, with our supporters, our well-wishers, and after due discussions, we will take the future course of action. And finally, few MLAs are looking forward to change in leadership. Do you want change in leadership? Do you want देखिए, to be changed? I have no personal grounds against anybody. I respect everybody. I love everybody, and the respect is mutual and vice versa. But definitely, the sentiments of the people, the Congress, the cadre, the party, the MLAs has to be taken into consideration, and the party high command, I am sure, in the larger interest of the state, will take a decision which will go a long way in the survivability of the organization and the party. वीरभद्र सिंह जी के जैसा आपने कहा, उनकी वजह से कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उनका स्टैच्यू तक लगाने बार बार बोलने पर भी नहीं लगाया गया। यू आर इमोशनल टुडे, व्हाट डू यू से? क्या आपने एफर्ट्स किए थे तो? ये देखिए, ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं, और बार बार इस चीज़ को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज़ ना हो तो ये बात मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। व्यक्ति जो होता है वो प्रतिष्ठा, आपसी मान सम्मान और प्यार, इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती है। जब इन चीज़ों की कदर ना हो या कम हो तो निश्चित तौर से किसी इंसान का आहत होना ये नेचुरल है। तो उस तरीके से मैंने ये बात कही है। हो गया। नहीं, मैंने बोल दिया हुआ है, हाईकमांड से बात करिए। बाकी इस वक्त बात करेंगे सर। क्या थे विक्रमादित्य सिंह को, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जैसे ही राज्यसभा सीट हारी है उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। इसी बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार जो हैं वो कुछ ही देर में शिमला पहुंचने वाले भी हैं। वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। तो इसमें बहुत बड़ा सवाल अब ये है कि क्या सुक्खू सरकार पर संकट है, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही आपको बता दें, राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मतदान हुआ। सबसे पहले नतीजे कर्नाटक के आए। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें से 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी के नारायण बंदिगे ने जीत हासिल कर ली। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की और एक विधायक ने वोटिंग से दूरी बना ली। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। 7 विधायकों ने पार्टी को गच्चा देते हुए क्रॉस वोटिंग की। वहीं हिमाचल प्रदेश का मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा। 68 विधायकों वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक थे, बीजेपी के 25 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक। लेकिन यहां बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस के 6 विधायकों ने सीएम सुक्खू के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी।
वहीं सरकार को समर्थन दे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को बराबर 34-34 वोट मिले। बाद में टॉस के जरिए चुनाव के नतीजे घोषित हुए और वो फैसला गया बीजेपी के पक्ष में। चुनाव में हार के साथ ही सुक्खू सरकार पर अब संकट के बादल मंडराने लगे। अभी 34 विधायकों का समर्थन सरकार को है। खैर, अगर विधायक सरकार के पक्ष में वोट करें और सरकार गिरने से बच जाएगी, क्योंकि तब बहुमत का आंकड़ा 32 रह जाएगा। साथ ही सरकार को गिरने से बचाने के लिए स्पीकर बागी कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी बहुमत के लिए 32 वोट ही चाहिए होंगे। अब अहम बात यह है कि बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन बजट पारित होने के लिए वोट करने की मांग की जा सकती है। फिलहाल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है और कांग्रेस ने डीके शिव कुमार और भूपिंदर हुड्डा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वे आज शिमला में विधायकों से बात करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नाराज विधायक सीएम सुक्खू का इस्तीफा चाहते हैं। क्या कांग्रेस पर्यवेक्षक विधायकों को मनाने में कामयाब होंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल है कि हिमाचल में आर पार क्या संकट में है सुक्खू सरकार? हिमाचल में स्थिति फिलहाल विकट नजर आ रही है, क्योंकि इसी बीच कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रमादित्य सिंह ने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अब इस इस्तीफे के बाद सरकार पूरी तरीके से संकट में आ गई है। तो चर्चा इसी पे करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, उनसे चर्चा करेंगे। Sports is incomplete without the sports science. So for India, who wants to become a sports superpower, a powerhouse, for that we really need to do a lot of research and development in this area. We want to establish our sports science center in all the 23 national center of excellence and also the site training centers. We are also looking at extending it as a hub and spoke model across the country. But at the same time, these kind of conclaves help us to engage and discuss various areas which are very, very important, from nutrition, from the anti-doping to the sports science to various other such aspects, from the data and the use of data, training with that, how to do the quick recovery and rehabilitation. So I think these kind of conferences, conclave help us to engage, discuss, then transform that into action. Thank you so much. Sir, yeah. Sir, just wanted to know about the current situation in wrestling. So UWW has granted recognition. What is the ministry's take now? Because there are 2 trials that have been announced. एक जल्दी आपको पत्र मिलेगा, उसमें आपको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि हिमाचल की स्थिति क्या बनी, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बनी और साथ ही साथ कर्नाटक की क्या स्थिति बनी। तो क्या 24 से पहले भगदड़ की स्थिति मच गई है विपक्ष में? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले सबका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, राजलक्ष्मी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, योगेश सोनी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही मोहम्मद आशिफ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सर, सभी का बहुत स्वागत। राजलक्ष्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले आशिफ जी आपके पास आ रहे हैं। खबर अभी अभी ये निकल करके आई है कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सर, ये हो क्या रहा है? जब कल राज्यसभा चुनाव हुआ, जहां पे बीजेपी की संख्या नहीं थी, वहीं पर उन्होंने कांग्रेस का ही उम्मीदवार लेकर वो खड़ा किया और उन्होंने कांग्रेस के अंदर सिंहमारी की। और इसका बड़ा योगदान उन लोगों का रहा जो कांग्रेस के अंदर मौजूद है, अब बड़े पदों पे बैठे हुए हैं।
उन्हीं का नतीजा आज अब वही समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। सेठ जी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर उसको भाजपा कैंडिडेट बनाया, समाजवादी पार्टी के अंदर सिंग लगाई। आज देश में चल क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी में अपना तो कैंडिडेट कोई होता नहीं है, बाहर से लाके उन्हीं के बीच में खड़ा कर दिया। कहती है आप कोई ना विचारधारा ना कुछ, कोई लेना देना नहीं होता। वही लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को गालियां बक रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना विचारधारा के आदमी को अपने साथ लेके आती है, कहती है सिर्फ आप संख्या बल दीजिए, हम जीत के आपको ला रहे हैं, बात खत्म हो गई। आज ये हो रहा है देश के अंदर, और देश की राजनीति इस मोड़ पर जा रही है। हमने देखा कुछ दिन पहले किस तरीके किसान बैठे थे, ध्यान मुद्दा भटकाने के भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की कोशिश करती है, जनता की आवाज ना जाए। आज 10 साल हो गए सरकार बने हुए, अब चुनाव घोषित होने में कुछ ही दिन का वक्त बाकी है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है कि 10 साल का कार्यकाल क्या किया। आप अपने विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। मैंने उसका जवाब दिया आपको, हमारा ही महाजन जी हमारे ही पार्टी से रख पाते, ये स्थिति नहीं बनती। नहीं, महाजन जी हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेता को राज्यसभा पहुंचाया। महाजन जी को आप ही मैदान में उतार देते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ होता नहीं है तो दाएं बाएं से जोड़ तोड़, वो कौन से लोग हैं, कौन सी ईडी कहां बैठी आज, जिन एमएलए ने खरीद फरोख्त की है, जो भाजपा कहती है कि एमएलए बिकते हैं, तो आज ईडी क्या उनके घर 24 घंटे के अंदर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ईडी की इतनी हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस खिलाफ वोट देके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कोई खड़ा हो जाए, ईडी उसके दरवाजे में दस्तक दे दे, क्योंकि उसके गले में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डल जाता है। और वो पट्टा ऐसा हो गया है जैसे किन विधायक के घर पे ईडी पहुंची है? हिमाचल में किन विधायक के घर पे ईडी पहुंची है? मैं क्या कह रहा हूं, आप पहुंचानी चाहिए ना। अब भाजपा कहती है खरीद फरोख्त होती है, लोग अपने लोग वोट देते हैं, वोट नहीं दे रहे लोग। कौन लोग चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं, जिनको जनता वोट देती है? नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर हिमाचल की जनता ने वोट दिया, और जनता के ऊपर इन्होंने किस तरीके से डकैती डालने का काम किया है उन चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, उस जनता के ऊपर, हिमाचल की। ठीक है, हिमाचल की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अब लोकसभा का चुनाव देखिए, कुछ खबर दिन ये बाद भी आ होने जा रही रहा है, हिमाचल की जनता 4 सीटों पर इन्हें हरा के घर भेजेगी। जिस तरीके से आज देश की जनता का हाल हो गया है, इन्होंने कहा था हम देश को तरक्की देंगे, तरक्की तो किसी को नहीं दी, तरक्की दी सिर्फ अपने मित्रों को, और देश की जनता को गरीबी लाके कहां खड़ा कर दिया। आज हालात ये हो गए, कल ही की खबर है नीति आयोग की, जो भारतीय जनता पार्टी का 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से मुक्त किया, 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया। ठीक है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से आता हूं भाग फिर कर से दिया। आपको एक देखिए बड़ी खबर इस समय ये भी आ रही है कि बीजेपी के 5 विधायकों को स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें जयराम ठाकुर भी है। जयराम ठाकुर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल से देखिए लगातार खबर निकल करके आ रही है, वो खबर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच सुरेश जी आपके पास आ रहे हैं, बहुत गंभीर आरोप आशिफ जी आप पर लगा रहे हैं कि ना विचारधारा ना कुछ, उनके ही नेता को आप उठा करके लाते हैं और उनके सामने खड़े कर देते हैं, और उन्हीं के विधायक को तोड़ करके लाते हैं और उसके बाद कैंडिडेट अपने नाम पर जितवा लेते हैं। देखिए अभिषेक जी, आज कांग्रेस की हालत क्या रहेगी? 100 साल पुरानी कांग्रेस, उसमें कोई रहना ही नहीं चाहता। आज इनके नेता कहाँ है? नेता आज एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। अरे अपनी पार्टी को तो जोड़ लो, भारत जोड़ो तो बाद में करना। मोहब्बत की दुकान इनकी पहले जब थी वो बंद हो गई, और देश के टुकड़े करने वाले तो ये लोग हैं। तो ये इनको खुद को मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना नहीं चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, जिसकी 77% रेटिंग है विश्व के अंदर। देश के अंदर वोट पड़ता 36% और रैंकिंग हो जाए 77%। ये कौन सा आंकड़ा लेके आते हैं आप? देश की जनता आपको वोट दे रही है 36%, लेकिन आंकड़ा आपका 77%। ये झूठ बोलना छोड़ दिए, झूठ की दुकान को भारतीय जनता पार्टी के नेता बंद करें। ये झूठ की दुकान चंद दिनों में बंद होने जा रही है। मालूम है किस तरीके झूठा आंकड़ा पेश करते। मैंने भी कहा ना, किस तरीके से आपने कहा हमने गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाला, 80 करोड़ लोगों के हाथ में आपने कटोरा थमा दिया। यही तो झूठ की दुकान है आपकी। इसी झूठ की दुकान से देश की जनता को बाहर निकलना है, ऐसे प्रगंड से बाहर आना है। आज देश की जनता बरबरा रही है आपसे। अरे सुन तो लीजिए उनको, सुरेश जी को। जनता देख रही है, इनके चिल्लाने की वजह से जनता ने इनको नकार दिया है। अभी कई राज्यों के चुनाव हुए, इन्होंने जनता ने नकार दिया, क्योंकि इनके पास में कोई नेता तो है नहीं।
अब आप ये देखिए, सोनिया गांधी जी 100 साल उसी पुरानी जनता ने कांग्रेस- 9.5 लाख वोट फालतू देकर हमें वोट दिया मोदी जी से ऊपर जाकर। उसी 5 राज्यों की जनता ने आपको 9.5 ठीक है लाख सुरेश वोट जी, कम आशिफ दिए मोदी जी, को। मुझे एक छोटे से राहुल ब्रेक गांधी के लिए नेतृत्व रुकना में है। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक से लौटते हैं तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 24 के चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ की स्थिति मच गई है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। अशोक यादव जी, आपके पास आ रहा हूं। कल क्या हो गया सर? आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है अशोक जी। देखिए, ऐसा है कि आपने अभी जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी क्या पूरा इंडिया गठबंधन भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी विधायक तोड़ो में मस्त है, सरकार तोड़ो में मस्त है, विपक्ष की सेंधमारी करने में मस्त है। तो ये लोग तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं और इसी में विश्वास भी करते हैं। आपने कहा कि कमजोरी पार्टियों की है कि अपने विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाती है। हाँ। इसमें भाजपा का क्या दोष है? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ यही सवाल उठता है कि जब चंडीगढ़ में पार्षदों को इंटैक्ट रखा गया था कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसके बाद किस तरह से बैलेट लूट करके अपना मेयर बनाया गया। तो देखिए क्या हुआ उसका फाइनली? उसका क्या हुआ फाइनली? उसका क्या हुआ फाइनली? उसका क्या हुआ जब आपने इंटैक्ट रखा? फाइनली रिजल्ट क्या हुआ? फाइनली जब वो सीसीटीवी नहीं रहता, बैलेट पेपर का सबूत नहीं रहता, तो फाइनली वही होता जो भाजपा चाहती। फाइनली हुआ क्या सर? मैं परिणाम पे जा रहा हूं। परिणाम क्या हुआ फाइनली? फाइनली तो वही तो कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से न्याय बस। हुआ। तो अगर आपको अगर लगता है कि कल के इलेक्शन में कुछ वैसा हुआ है, जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। देखिए ऐसा है, ये सब जो है, ये सब चीजें जो है ना, एक क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाने वाली चीजें हैं। ऐसे होता है। देखिए जो चीज होता है वो ऐसा होता नहीं है। आप ये बताइए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या बैलेट लूटने के माध्यम से जो क्रियाकलाप को अंजाम दे रही है, वो किसी से छुपा है क्या? तो आज विधायक कह रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज सुन के गए हैं, तो उस समय अंतरात्मा आपकी कहाँ थी? सोई थी क्या जब हमारे सिंबल पे आप जनता के बीच जाकर के वोट मांग रहे थे? अच्छा, उस तो समय आपके एक अंतरात्मा नहीं अंतरात्मा जगी थी। की आवाज कर्नाटक में भी आई। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक जब वोट करते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को तो वो सही होता है, लेकिन यहां अगर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। मतलब ये कैसे होता है? ये जरा अशोक जी समझाइएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो विधायक जिस दल से चुना जाता है उस समय उसकी अंतरात्मा कहाँ रहती है? जब उसको वोट देना होता है, जब उसको खोखरे की आवाज सुनाई देती है, जब उसको सत्ता की आवाज सुनाई देती है, जब उसको ईडी की आवाज सुनाई देती है, तब उसकी अंतरात्मा अशोक जगती जी, है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि बीजेपी का विधायक अगर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट कर रहा है तब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका विधायक बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर देता है तब दिक्कत होती है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया अभिषेक जी। मैंने कहा कि वहाँ भी वो उचित नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की बात करते हैं, मोदी जी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बैलेट की लूट करवाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित करती भारतीय जनता पार्टी अवैध रूप से, और उस अकूत संपत्ति से विधायकों को खरीदती है, और उसके बाद कहती है कि आप विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाते हैं, और विधायक भी बड़ी बेशर्मी से कहते हैं आप कि ये हम अपनी स्वीकार अंतरात्मा की नहीं आवाज कर, सुनते हैं। अगर मेरे घर में दिक्कत है तो मैं पहले अपना घर सुधारूंगा ना। मेरे घर में दिक्कत है, पहले अपना घर सुधारूंगा। मेरा घर कहाँ? आपका अपना घर ही सुरक्षित नहीं है। आपने देखिए, जिस तरह की आताताई सत्ता है, इस सत्ता के सामने खड़ा होने का मादा सबका नहीं होता है। इस सत्ता के सामने नहीं 58 इंच का सीना चाहिए खड़ा होने के लिए अभिषेक जी। ये जो लोग जा रहे हैं ना इधर उधर, ये लोग लीडर लोग हैं, और ऐसे लोग मुगलकालीन व्यवस्था में भी थे, ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में भी थे, इसके पहले वाली व्यवस्था। चलिए ठीक है अशोक जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटते हैं, फिर मैं राजलक्ष्मी जी के पास भी जाऊंगा और योगेश जी के पास भी जाऊंगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 24 के पहले विपक्ष में भगदड़ मची है। इसी बीच हिमाचल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा स्पीकर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। स्पीकर ने 14 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित विधायकों में जयराम ठाकुर का भी नाम शामिल है। विधानसभा में हंगामे की वजह से यह कार्रवाई की गई है। तो यह बड़ी जानकारी, 14 विधायकों को सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जयराम ठाकुर का भी इसमें नाम है। जयराम ठाकुर को भी सस्पेंड किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हिमाचल में लगातार सियासी उठापटक और इसी बीच खबर यह है कि विधानसभा स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई की है और 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। तो चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा की ओर रुख करेंगे। राजलक्ष्मी जी आपके पास आ रहे हैं। समझना आपसे ये चाहेंगे कि अगर विधायकों को पार्टियां इंटैक्ट नहीं रख पा रही हैं तो फिर सामने वाले पे दोष देना कितना सही? जी नमस्ते अभिषेक जी। जी नमस्कार। जी देखिए ये एक पुराना नुस्खा है। ये जो पूरी ये जो गठबंधन के जो सभी पार्टीज हैं, ये ऐसा ही मतलब ये जब इन पर कोई भी तकलीफ हुई है तो इन्होंने हमेशा यही कहा है कि दूसरे वाले की गलती है। जैसे कल अभी आपने देखा कि राज्यसभा के जो ये जो रिजल्ट्स निकले हिमाचल में, उसके बाद जो अभिषेक मनु सिंह जी ने जो बयान दिया, उसमें उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमको देखना पड़ेगा या ये कोई इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पूरे बयान में बस केवल और केवल इतना ही कहा कि ये बीजेपी का दोष है। देखिए अभी आज बयान दिया है विक्रमादित्य सिंह जी ने कि उन्होंने जो बातें कही कि वीरभद्र सिंह ये जो एक बड़े ही वरिष्ठ नेता और उनकी जो उनकी महिमा के लिए वो कहते हैं कि अगर 2 गज जमीन हमारे खुद के पक्ष के नेता हमको ये अगर हमें मिल नहीं सकती तो फिर कहते हैं कि हमारे लिए ये बहुत ही इमोशनल बात है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं भले ही, लेकिन ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए पार्टी को जोड़ के रखना चाहिए। ये देखिए हर एक पक्ष में हर एक तरीके के आपके सभी नेता हैं, आपके कितने अच्छे सफल नेता हैं, लेकिन आप अगर उनको अपने साथ में जुड़े हुए नहीं रख पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हर कोई विषय में पैसे की बात नहीं होती है। जैसे कि समझिए कि अगर कोई चैनल आज विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा अगर दिया है तो इसमें फिर कहां पैसे की बात है, ये भी समझने की जरूरत होगी। योगेश जी आपके पास आ रहा हूं, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इंटैक्ट ना रख पाना ये तो पार्टियों के अंदर की चीज है और उसमें पार्टियों को अंदर देखना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं भाई कि आज जो पिछले बीते समीकरणों पे अगर हम बात करें तो अगर जो कर्नाटक हिमाचल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर जो ऊर्जा थी और जो एक बदलाव की ओर ये जा रहे थे, उसके अंदर एक चीज हमें देखने को मिली थी कि कांग्रेस जो है वो एक बार्गेनिंग मोड में थी और सभी दल से अपने स्तर पे एक बार्गेनिंग कर सकती थी कि उनको किस तरीके का गठबंधन करना है। पहली बात ये क्लियर कर दी जाए, गठबंधन कांग्रेस का नहीं था, गठबंधन सभी पार्टियों का एक साथ मिलकर था। कोई उसको लीड नहीं कर रहा था। चूंकि एक बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस उसमें अपनी बड़े स्तर पे उपस्थिति दर्ज करा रहा था। फिर बीते 5 राज्यों में चुनाव हुए तो हमने देखा कि जो समीकरण बन रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, जैसे आप राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर जितने सर्वे पोल्स या जितने समीकरण थे वो कांग्रेस के पक्ष में, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जीत गई। लेकिन जैसे ये चुनाव हारे तो इसको मर्ज को आपको पकड़ना पड़ेगा। जो विपक्षी जो दलों का जो गठबंधन था वो एक एक करके धीरे धीरे कांग्रेस से हटता चला गया और जो लीडिंग जो उसकी पावर थी कांग्रेस की, जिसको वो समझ रहे थे या जो होनी चाहिए थी, वो कट गई। तो मेरा कहने का शुद्ध तात्पर्य ये हुआ कि समय के साथ साथ समीकरण बदलते जा रहे हैं। हमें भी इस बात का जरा सा कतई अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे विपक्ष जो है इस तरीके से टूट जाएगा। अगर आप बात करें नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, या तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी लगातार, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो साथ है, कांग्रेस अपने विधायकों को भी नहीं रख पा रही। अब देखिए जो स्थिति हिमाचल में हुई, 43 विधायक आपके साथ, 40 आपके अपने 3 निर्दलीय, 43 आपके साथ, बीजेपी के पास 25, उसके बाद वो अपने कैंडिडेट को जिता ले जा पाती है। फ्लोर मैनेजमेंट आपका कहीं दिखा ही नहीं। मैं अभिषेक भाई आपको वही बताना चाह रहा हूँ, मेरा अगला सेंटेंस यही था कि आदमी जो है चढ़ती गाड़ी पे चढ़ना चाहता है,
उतरी और थमी हुई गाड़ी पे कोई नहीं चढ़ना चाहता, चूंकि देश की सेवा करने से बेहतर लोगों को अपना भी भविष्य देखना होता है नेताओं को ना। तो इसी तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा, जो हालात, जो स्थिति एकदम विपरीत गई कांग्रेस के, और हमें लगा था कि उन चुनावों के बाद, कर्नाटक हिमाचल चुनाव के बाद एक पुनर्जन्म की ओर कांग्रेस आ रही है, जो उसकी लुप्तता का कांग्रेस कारण बनना था। आत्ममुग्धता का शिकार हो गई। लेकिन उसके बाद जैसे ही समीकरण बदले तो तमाम नेताओं ने एक लंबी फेरिस्त जो ठीक है। बढ़ती जा रही है हर रोज, इतना बड़ा बदलाव भारतीय ठीक राजनीति है में आ आशिफ जी, रहा आप है सेंटिमेंट कि को हमने पढ़ने में कल्पना नहीं नाकाम करी हो थी रहे और हैं। बढ़ता जा रहा है। आप सेंटिमेंट जो है विधायकों की या सांसदों की, नेताओं की, जो आपके लिए ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को पढ़ने में आप नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए, देश की जनता का मूड कहीं और है। जो नेता अपने आप को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर ना रख के सत्ता के मजे लेना चाहते हैं, वो लोग विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। आप जिस विचारधारा पे जनता के बीच जा रहे थे, जिस विचारधारा के खिलाफ आपको लोगों ने जिताया, आपने उसी विचारधारा के खिलाफ जाके वोट दिया। तो आपने सबसे पहले तो अपने जमीर को बेचा, और जमीर से बढ़ के इंसान की जिंदगी में कुछ नहीं होता। जिस हिसाब ने अपना जमीर ही छोड़ दिया, उसके लिए क्या रह गया? आज देश की स्थिति सर, इस तरह- विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं? वीरभद्र सिंह को सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो होगी। वीरभद्र सिंह को सम्मान किसने नहीं दिया? ये तो आप बताइएगा। नहीं, और किसने आपके- सम्मान नहीं आपके दिया? आज विक्रमादित्य सिंह सरकार में आपके जिस पार्टी दिन के से नेता सरकार है। बनी है, विक्रमदीप सिंह मंत्री थे उस सरकार के अंदर, सारी बातें उनकी मानी जा रही थी। उन्होंने अपने करीबी आदमी को, महाजन को चुनाव लड़ा बीजेपी से। अगर ये होता तो फिर प्रतिभा सिंह का बीच मतदान के समय में ये बयान तो नहीं आता कि नाराजगी स्वाभाविक है। ये बयान तो नहीं आता। ये नाराजगी सिर्फ मतदान के अंदर ही सामने आई, ये पहले से नहीं थी। पहले से आपने किस मंच पे आपने देखा कि ये नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं? जाहिर इन्होंने जब की, सर, जिस जब मंच वो पे डर रहे- एकजुटता की जरूरत थी उस मंच पे तो आप बिखर गए। जिस मंच पे एकजुटता की जरूरत थी। आज देश की जनता एकजुटता के साथ खड़ी है। हर तरीके से देख रहे हैं हम किस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के अंदर लोग जनसैलाब की तरह सड़कों पे आ रहे हैं। वही बौखलाहट का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी चुने हुए सदस्यों को इधर से उधर करा के मैसेज देना चाह रही है। सर, हम मजबूत बौखलाहट अगर हैं, बीजेपी में होती तो जमीन पे- बीजेपी के नेता आपको, नहीं, मैं आपके कहता कैंडिडेट को हूं वोट जमीन पे करते। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है। 5 राज्यों के भाजपा नेता ने भी कहा, चुनाव हुए, उन चुनावों के अंदर देश के लोगों ने, उन 5 राज्यों की जनता ने, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में 10 जो सेकंड भीड़ बात दिख खत्म रही करो। है, ठीक है, अभी जल्दी। 10 सेकंड में, ठीक है। मैं कह रहा हूं उन्हीं 5 राज्यों की सरकार ने राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस से प्रेम करते हुए, नरेंद्र मोदी जी को नकारते हुए 9.5 लाख वोट कम दिए। ये देश ही की जनता है। यही देश की जनता है जो हिंदुस्तान के, यही देश की जनता हिंदुस्तान के अंदर आपको वोट देगी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस ले जाएगी। देश की जनता को मालूम है जो वादे, नहीं मेरी बात तो पूरी, देश की जनता को मालूम है जो 14 के अंदर वादे हुए थे, कोई वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। 15 लाख की उम्मीद लगाए बैठे थे, 80 करोड़ के हाथ में कटोरा थमा दिया। अपने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। 100 स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कौन से पैसे से बना आज तक नहीं पता। वो पैसा कहां से आया 10 साल में इनके पास में? ऐसे भाव हुए 5 स्टार होटल नुमा इन्होंने कार्यालय बनाए। जनता को बताने पैसा आपके पास आ कहां से रहा है? ठीक है आशिफ जी, मित्रों का देखिए पैसा माफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आज चर्चा पूरी किस जनता मुद्दे के रूप पे है, में फिर आपको आप पैसा घूम दे रहे सकते हैं, हैं। ठीक है। भावे कार्यालय बना रहे हैं। बहरहाल, मैं सुरेश जी के पास जाना चाहता था। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से लौटते हैं, फिर सुरेश जी मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में भगदड़ की स्थिति बन गई है। हमारे साथ बड़ा गेस्ट पैनल है, सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे ये समझना चाहेंगे, आशिफ जी ने एक ये आरोप लगाया कि और कहा कि बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से न्याय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ी, उसकी वजह से हड़बड़ाहट दिख रही है बीजेपी में। देखिए अभिषेक जी, ये आसिफ भाई को पता नहीं है कि न्याय यात्रा के अंदर हो क्या रहा है। जहां जहां से भी न्याय यात्रा निकलती जा रही है, वहां वहां से इनके जो समर्थक है वो इनसे पीछे दूर होते जा रहे हैं। कौन सी न्याय यात्रा के अंदर पिछली बार भी इन्होंने न्याय यात्रा निकाली और इनके 3 राज्य हमसे निकल गए। तो अभिषेक जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। राहुल गांधी जी का जो एक, आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी अगर मान लो फेमस व्यक्ति थे या उनकी
रेटिंग अच्छी थी तो अमेठी से चुनाव क्यों हारते? तो आज स्थिति कांग्रेस की ये हो गई है कि कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। दूसरा, इन्होंने 5 राज्य की बात की। 5 राज्य के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, 5 राज्य में से 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी है। अब ये बोल रहे हैं कि साहब 2 लाख वोट हमको जाके मिले हैं। अरे भाई आसिफ जी, वो जो 2 लाख वोट मिले हैं वो आपको तेलंगाना से मिले। तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी का क्या तेलंगाना हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बाहर से आई है वो तेलंगाना? क्या बांग्लादेश की पार्टी है तेलंगाना? क्या बांग्लादेश का राज्य है या पाकिस्तान का राज्य है तेलंगाना या अमेरिका का राज्य है तेलंगाना? वो देश का राज्य है मेरे भाई। तो आप इनको स्टेटों मत बांटिए। आप ये काम मत कीजिए जो आपने बंगाल के अंदर कहा। एक सिख अधिकारी को आपने खालिस्तानी कह के आपके नेताओं ने बुलाया। आप देश को बांटने की राजनीति मत कीजिए मेरे भाई। भाजपा से हाथ जोड़ के गुजारिश है, देश का राज्य, हर राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा है, आपकी तरह नहीं है सिलेक्टिव राज्य है। देश की जनता ने उन्हीं 5 राज्यों से 9.5 लाख वोट फालतू कांग्रेस को दिए। वही मैं कह रहा हूं, आप ये मत कहिए किस आपको खास तौर पे माफी मांगनी पड़ेगी। किस तरीके से आपने एक अधिकारी को, सिख अधिकारी को सबने प्रगति देखने के बाद में उससे कहा वो खालिस्तानी है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर पंजाब के अंदर जाके हर घर जाके माफी मांगनी पड़ेगी। आपने जिन्हें खालिस्तानी कहा, आप सारा खो चुके किसानों को जो आपसे अपने न्याय की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो खालिस्तानी है, वो बाहर से फंडिंग हो रही है। क्या मैं ये कहूंगा 12 के अंदर आशिफ जी सुन लीजिए, फिर 12 वो से स्काइप आज पे तक है, एक इस तरीके से 12 से आज ऑडियो नहीं आ पाएगी सही से। लापता हो चुके हैं। वो किसके एजेंट थे? अन्ना जी किसके एजेंट थे? कौन उनको फाइनेंस कर रहा था? आशिफ जी ऐसे में ऑडियो की दिक्कत होगी, ऑडियो नहीं आ पाएगा सही से। एक करके के नारे लगा रहे थे। बताइए आप, कर्नाटक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस की चलन लग रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मान लो। किस तरीके से भाजपा का आईटी सेल एडिट कर करके डालता है एक ही चीज को, देश को बरगलाता, झूठ हरकत करता है। ये झूठ आपका चलने वाला नहीं है 24 के अंदर। देश की जनता 10 साल के अंदर आपको देख चुकी है। आपने देश के किस हालात पे लाके खड़ा कर दिया। आप फिर जितने जहाँ लोग बैठे हैं तमाम लोग 1.5 लाख के कर्जदार हो गए, आपकी गलत नीतियों की वजह से, आपके गलत भाषणों की वजह से, आपकी गलत। सर एक सेकंड रोक रहा हूँ, इस समय हर्ष महाजन कुछ बोल रहे हैं। हर गरीब हर्ष महाजन बोल रहे हैं, कुछ सुनवाते हैं। जिस तरह से उन्होंने नरेट की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे उनकी बेइज्जती की गई, कैसे उनके फादर की बेइज्जती की गई, तो और क्या करते, क्या चाह रहा था उनके पास। और ये जो किया है नैतिक आधार पे किया और बिल्कुल ठीक किया। आप कह रहे हैं हिमाचल में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन आंकड़ा फिर भी 34 का ही बैठ रहा है। आस्ते आस्ते भाई साहब सब खिसक रहे हैं। इस सरकार नहीं चलने वाली। कांग्रेस की सरकारों का यही हाल होगा सब जगह। का चुनाव कल इन्होंने जीता है और जिस समय वोटिंग हो रही थी उसी समय हर्ष महाजन ने यह कह दिया था कि अगर मैं जीता तो फिर सरकार के लिए मुश्किलें होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अशोक यादव जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। समझना ये चाहूंगा कि आगे की अब सपा की रणनीति क्या, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो फिर सामने जो 2024 का चुनाव है मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाएंगी, फिर न सिर्फ सपा के लिए बल्कि अलायंस के लिए। अशोक जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अशोक यादव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजलक्ष्मी जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर यही स्थिति रहा इस अलायंस का, INDIA अलायंस का, तो फिर तो एनडीए के सामने चुनौती दे पाना बहुत मुश्किल होगा। कि ये जो विचारधारा की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये जो इंडिया अलायंस है इसकी खुद की विचारधारा पे कोई स्पष्टता नहीं है। बस ये केवल एक बात है कि हमको किसी भी तरीके से भाजपा को हराना है, मोदी जी को हराना है। ये कोई विचारधारा नहीं हो सकती। देखिए, अभी सपा में कल जो भी कारण लोगों ने दिया, जो विधायकों ने दिया, उसमें से सबसे बड़ा कारण ये था कि उनको शायद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उनको सहभागी होना था, और ऐसे कई कारण थे। और जो विचारधारा में जो उनको ऐसा लगा था कि हमसे कोई बातचीत नहीं की, और ये जो मतलब उनकी जो जहाँ भी अलायंस हो रही है,
ये जो भी रीजनल अच्छा, एक पार्टीज चीज हैं, और उनकी इसमें alliance राज हो लक्ष्मी रही जी, है। क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा ने माहौल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है क्या? जी देखिए, इसमें ऐसा है कि जो हिंदू समाज है उनमें से सभी को ऐसा था कि हम बड़ी ही मतलब इतने वर्षों के इंतजार के बाद ये मौका मिला था, तो उसमें सभी सहभागी हो सकते थे, विपक्ष के लोग भी सहभागी हो सकते थे और उसको एक राष्ट्रीय एक अच्छा अवसर बना सकते थे। लेकिन ये अवसर गंवा दिया है इंडिया अलायंस के ये सभी पार्टनर्स ने, और इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत विधायक ऐसे हैं जो दिल से वो चाहते थे कि वो उसमें शामिल हो, लेकिन पार्टी आलाकमान के फैसले की वजह से वो नहीं जा सके। ठीक है योगेश जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर ये हाल रहा तो फिर ये अलायंस 2024 में कहां आपको दिख रहा है, क्योंकि एनडीए के सामने फिर चुनौती कैसे पेश कर पाएंगे जब अंदर ही ये स्थिति रहेगी तो? रही और जो जितनी तेजी से समीकरण बदलते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि विपक्ष के पास कोई तामझाम बचेगा फाइट करने के लिए, कि बीजेपी जितनी सशक्त लगातार होती जा रही है और जितना विपक्षी दल टूट के आ रहा है, तो मुझे समझ नहीं आती कि आखिर लड़ाई किससे होगी और कितनी तरीके से फाइट होगी, क्या होगा। अगर यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपना कुनबा संभालना चाहिए और हर पार्टी को एक ऐसी समीकरण बनाने चाहिए जिससे एक स्थिति, जिससे हम लोकतंत्र की मजबूत होने की बात भी करें, क्योंकि एक ही ट्रैक पे चलना और रोज इस तरीके की खबरें आना, हर घंटे में भारतीय राजनीति में इतने बड़े परिवर्तन होना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए एक बुरी और बेकार और एक नकारात्मक खबर है। क्योंकि अगर हम सशक्त नहीं लड़ेंगे और जिस हमने हुंकार भरी, वो हुंकार ही हमारी ढील पड़ गई, जिसके दम पे हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कोई लड़ाई हमारी कमजोर हो गई, तो आने वाले समय में स्थिति और नाजुक हो जाएगी। इस तरीके से लोकसभा चुनाव का समय कम बचा है और उसी तरीके से हम कम तरीके से साध पा रहे हैं, तो समीकरण बहुत बदलते हुए नजर आएंगे। तो मैं जैसा कि ठीक है आशिफ जी, ऐसे में कैसे लड़ेंगे? बदल रहे हैं आशिफ जी, ऐसे में कैसे लड़ेंगे? देश की जनता लड़ने के मूड बना चुकी है। देश की जनता को मालूम है किस तरीके से ठगा गया, किस तरीके झूठे वादे किए गए, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री से हर जगह जाके नए नए वादे के नए नए झूठ उन्होंने बोले। अब नए झूठ कौन से परोसेंगे? अगर ये कहते थे एक अकेला सप्पे बारी, तो तमाम पार्टियों के अंदर तोड़ तो हर परिवार के अंदर झगड़े कराए। उन्होंने 360 कहा था, हटाया, राम मंदिर कहा था, बनाया, उन्होंने हटा। लेकिन जब ये स्थिति है तो फिर आपके लिए सामने और आपका अलायंस पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अभी मैं कहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर में प्रतिष्ठा में नहीं गए, क्या वो राम विरोधी थे? जो लोग अपने अपने घरों में रहे, बाहर वहां नहीं पहुंचे अयोध्या, तो आप ये कहेंगे वो राम विरोधी लोग थे? मेरे पास आप इस फॉर्मेट को बनाना छोड़ दीजिए। राम भक्त है, वो चाहे किसी पार्टी में भी है, वो राम को मानता रहेगा। आपके कहने से सर उनको तो बुलावा नहीं मिला, आपको बुलावा मिला गया क्यों नहीं? ठीक है, चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।